दोस्तों नमस्कार। आप सभी का इंटेलिजेंस पीसीएस के इस ऑफिशियल मंच पे एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, हम लोग यूपी पीसीएस या आरओ या बिहार पीसीएस प्री स्पेशल कुछ चीज़ें पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी से, भारतीय राज्य व्यवस्था से। उसमें हम लोग प्रस्तावना, संविधान की अनुसूची, नागरिकता, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र वगैरह पढ़ चुके हैं। आज हम एक और बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे जिसको कहा जाता है मूल अधिकार। अगर यूपी पीसीएस या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या बिहार पीसीएस का कोई भी पेपर आप उठा के देखेंगे तो उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको मूल अधिकार से एक क्वेश्चन कम से कम देखने को मिल ही जाता है। यानी ऐसा कोई भी प्रश्न पत्र जिसमें इंडियन पॉलिटी शामिल हो, ठीक है, ऐसा कोई भी प्रश्न पत्र हो जिसमें इंडियन पॉलिटी शामिल हो, उसमें 99% चांस है कि आपको मूल अधिकार वाले चैप्टर से कम एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आज हम इसी मूल अधिकार की चर्चा करने वाले हैं। यदि हम भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख कहाँ है इसकी बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और अगर हम कहें कि मूल अधिकार लिया कहाँ से गया है, कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो हम मूल अधिकारों के लिए अमेरिकी संविधान से प्रभावित थे, या यूँ कहें कि अमेरिकी संविधान के अधिकार विधेयक से प्रभावित थे। ठीक है, अमेरिकी संविधान के अधिकार विधेयक से हमने मूल अधिकारों को ग्रहण किया है। लेकिन साथ ही साथ इसको जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, इसके भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब यहाँ एक शब्द आता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा एक ऐसा अधिकारों का वह प्रपत्र था जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। ठीक है, यह नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। ठीक है, अधिकारों का वह प्रपत्र जिसे 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा सामंतों के दबाव में जारी किया गया, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि अधिकारों की ही बात हमारे संविधान के भाग 3 में भी की गई है, इसीलिए उसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है या भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, अगर हम भाग 3 की बात करें या मूल अधिकारों की बात करें तो भाग 3 में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब ये न्यायोचित मूल अधिकार क्या होता है? जैसे भाग 3 के तहत हमको जो अधिकार प्रदान किए गए हैं हमारे संविधान के द्वारा, अगर हमारे उन अधिकारों का हनन होता है, चाहे वो राज्य हमारे अधिकारों का हनन कर रहा हो, चाहे कोई व्यक्ति कर रहा हो। ठीक है, हमारे अधिकारों का हनन चाहे कोई राज्य कर रहा हो, चाहे कोई व्यक्ति कर रहा हो, तो हम सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और अपने लिए न्याय की गुहार कर सकते हैं, यानी न्याय मांग सकते हैं। इसीलिए भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं इनको न्यायोचित मूल अधिकार कहा जाता है। ठीक है, तो न्यायोचित मूल अधिकार का मतलब ये है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्याय मांग सकते हैं, इसलिए ये न्यायोचित मूल अधिकार कहलाता है। दूसरी बात, मूल अधिकारों का जितना विस्तृत विवरण हमारे अपने संविधान में देखने को मिल जाता है भारतीय संविधान में, उतना हमको दुनिया के किसी भी अन्य संविधान में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तक कि अमेरिकी संविधान में भी इतना विस्तृत विवरण मूल अधिकारों का देखने को नहीं मिलता है। दुनिया का पहला अगर लिखित संविधान या दुनिया का पहला जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान कोई है तो वो अमेरिका का संविधान है। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा है। लेकिन हमारा संविधान क्या है? लिखित और निर्मित दोनों है। ध्यान से इस बात को समझिएगा, हमारा संविधान लिखित और निर्मित दोनों है। लेकिन अमेरिकी संविधान क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो अमेरिकी संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और वहाँ अधिकारों पर काफ़ी चर्चा की गई, काफ़ी जोर दिया गया है। फिर भी
उतना विस्तृत विवरण अमेरिकी संविधान में प्राप्त नहीं होता है मूल अधिकारों के संदर्भ में, जितना हमारे संविधान में देखने को मिल जाता है। क्लियर? चलिए, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया। यानी जो मूल अधिकार हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 में भाग 3 में दिए गए हैं, उनमें समानता, सम्मान, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता सबको ध्यान में रखकर मूल अधिकारों का निर्माण किया गया है। ठीक है? समानता, पहला भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों का पहला भाग है 14 से 18, वही समानता का अधिकार हमको दे देता है। ठीक है? वही हमारी डिग्निटी की रक्षा करता है। साथ ही साथ जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वो भी हमारे डिग्निटी, हमारे रिस्पेक्ट की, हमारी प्राइवेसी की रक्षा करता है। ठीक? राष्ट्रहित की बात की गई है। राष्ट्रहित, देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत जो है हम अपने हित के साथ साथ अपने राष्ट्र के हित की भी मांग कर सकते हैं। हमारे किसी भी मूल अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो हम मांग कर सकते हैं। ठीक है? राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता को कैसे मजबूत किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देकर, समानता का अधिकार देकर, और क्या बोलते हैं, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार देकर। यानी अगर आप देखेंगे मूल अधिकारों का जो स्ट्रक्चर है, वो मूल अधिकारों का जो प्रत्येक पार्ट है, प्रत्येक बिंदु है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता की बात करता है। अगर धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेद का प्रतिषेध की बात की गई, यानी भेद को रोकने की बात की गई है, तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय एकता को ही उससे बल मिलेगा, राष्ट्रीय एकता से ही उस मजबूती मिलेगी। ठीक है? अगर ये कहा गया कानून की नज़र में सभी समान हैं, तो कानून सबके साथ समान ट्रीटमेंट करेगा, समान दंड देगा, समान न्याय करेगा, तो इससे भी राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी। तो इस तरीके से अगर प्रत्येक प्रावधान को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय एकता की मजबूती की ही बात करते हैं। मूल अधिकारों के आशय की अगर बात की जाए तो मूल अधिकारों का आशय है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति। ठीक है? राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति, यानी जो हमारा राजनीतिक लोकतंत्र है उसके जो प्रमुख आदर्श हैं, ठीक है, उसके जो प्रमुख आदर्श हैं उनकी उन्नति हो, उनकी प्रोग्रेस हो, उनको सही रूपों में साकार किया जाए, इसी को मूल अधिकार कहा जाता है। राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ठीक है? मूल अधिकार क्या करते हैं? अगर राज्य कोई कठोर नियम बना देता है जो लोक कल्याण के लिए नहीं है, जो लोगों के अधिकारों का हनन करता है, हमारी आज़ादी को कहीं ना कहीं से अवरुद्ध करता है, तो मूल अधिकार क्या करते हैं? उसके विरुद्ध में हमारी आज़ादी की, हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। ठीक है? जैसे अभी अपनी यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की ही बात की जाए तो जब सरकार ने या आयोग ने जब नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू करने का नोटिस जारी कर दिया तो उसके खिलाफ जो हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसका जो विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे मूल अधिकारों से ही प्रेरित है। हमें बोलने की आज़ादी है, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसीलिए हम उसके प्रति विरोध दर्शा पा रहे हैं, विरोध जता पा रहे हैं। अगर हमको बोलने की आज़ादी ना होती, अगर हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी ना होती तो हम विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाते। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार या आयोग के बनाए गए नियमों के खिलाफ हम विरोध नहीं कर सकते थे। ठीक है? तो ये ताकत हमको कहाँ से प्राप्त हो रही है? ये ताकत हमको हमारे मूल अधिकारों से प्राप्त हो रही है। इनके प्रावधानों का उद्देश्य है कानून की सरकार बनाना, ना व्यक्ति की नहीं। ठीक है? जो मूल अधिकार हमारे हैं उनके प्रावधानों का प्रधान उद्देश्य है कानून की गवर्नमेंट का निर्माण करना, कानून की सरकार बनाना। पहले क्या होता था? किसी व्यक्ति, राजतंत्र में क्या होता था? किसी व्यक्ति विशेष की सरकार होती थी, किसी व्यक्ति विशेष की तानाशाही चलती थी। अब किसी व्यक्ति की तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। हमारा अपना एक संविधान है, वो स्पष्ट तौर पर हमको मूल अधिकार प्रदान करता है।
नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है और उन अधिकारों में साफ साफ ये लिखा गया है कि कोई व्यक्ति विशेष अपनी तानाशाही हम पे अब नहीं जता सकता है, बल्कि एक निर्धारित कानून के तहत, एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही हम पर शासन कर सकता है। और व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए मूल अधिकार आवश्यक होते हैं। फंडामेंटल राइट क्या हैं? जैसे आपको समानता का अधिकार दे रहे हैं, आपको स्वतंत्रता का अधिकार दे रहे हैं, आपको बोलने की आज़ादी दे रहे हैं, आपको घूमने की आज़ादी दे रहे हैं, आपको अपने धार्मिक रीति रिवाजों को मानने की आज़ादी दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आप मतलब छुआछूत का जो आपके साथ व्यवहार किया जाता था उसको रोक रहे हैं मूल अधिकार, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आपको बल प्रदान कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सभी चीज़ें आपके चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक हैं, ठीक है, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं। तो मूल अधिकार क्या हैं? हमारे चहुमुखी विकास के लिए परम आवश्यक हैं। देखिए, इस टॉपिक में या स्टार्टिंग में हम उन चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं मूल अधिकारों के संदर्भ में जिनकी चर्चा अक्सर मतलब पुस्तकों में या छोटी पुस्तकों में नहीं मिलती है, या अक्सर जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और जब हम पेपर में आता है इनसे स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन देता है आयोग, तो हम क्या करते हैं? गलत कर देते हैं। इसलिए गलत कर देते हैं कि इन पर कभी विस्तार से चर्चा नहीं होती है, इनको कभी अच्छे से समझा नहीं जाता है, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको जानने की कोशिश नहीं की जाती है। तो जैसे ही स्टेटमेंट में या कथन कारण में या कूट में प्रश्न हमारे सामने आता है तो हम इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसकी विस्तार से चर्चा की जा रही है। अगर भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मूल अधिकार हमको प्रदान किए गए हैं उनकी चर्चा की जाए तो प्रारंभ में हमको 7 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के, ठीक है। इसमें पहला क्या था? समानता का अधिकार या समता का अधिकार। ये 14 से 18 तक इसका उल्लेख किया गया था, ठीक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद तक इसका उल्लेख किया गया था। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में इसका उल्लेख था, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेके 28 तक इसका उल्लेख था। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में इसका उल्लेख किया गया था। और संपत्ति का अधिकार जो है 31 में, अनुच्छेद 31 में इसका उल्लेख था, ठीक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में था। तो कुल 7 प्रकार के मूल अधिकार हमको प्रदान किए गए थे। लेकिन जब 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ, ध्यान दीजिएगा, जब 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ तो जो संपत्ति का अधिकार था, 44वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है। तो जब 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ तो मूल अधिकार में जो हमें संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत प्रदान किया गया था उसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को, और अब उसे भाग 12 अनुच्छेद 300 का के तहत रख दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत अब कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। अब वो हमारा मूल अधिकार नहीं है। देखिए, मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या डिफरेंस है? मूल अधिकारों में संसद को कोई भी संशोधन करना होगा, ठीक है, तो संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही उसमें कोई भी परिवर्तन संसद कर सकती है या राज्य कर सकता है। लेकिन संपत्ति के अधिकार में कोई भी परिवर्तन होगा तो संवैधानिक संशोधन के अलावा भी साधारण संशोधन द्वारा भी उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसी वजह से संपत्ति के अधिकार को हटा के मतलब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्योंकि जब राज्य कोई भी विकास कार्य कर रहा था तो संपत्ति का अधिकार क्योंकि मूल अधिकार था तो लोगों की संपत्ति लेने से मतलब राज्य लोगों की संपत्ति नहीं ले सकता था, उनका अधिग्रहण नहीं कर सकता था, इसलिए समस्या आती थी विकास कार्यों में। तो संपत्ति के अधिकार को इसी वजह से 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 से हटा करके
भाग 12 अनुच्छेद 300 का के तहत अब कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो मूल अधिकारों की कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, एक विशेषता तो यह है कि कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, ये विदेशियों के लिए नहीं है। देखिए, हमने जब नागरिकता वाला चैप्टर पढ़ाया 5 से 11 की चर्चा की, तो वहाँ बताया गया कि हमारे देश में 2 तरीके के लोग रहते हैं। ठीक है, लोग 2 तरीके के हैं, एक यहाँ के नागरिक हैं और एक विदेशी हैं। एक यहाँ के नागरिक हैं, एक विदेशी हैं। ठीक है, तो हमारे मूल अधिकारों में कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, वो विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। कौन कौन से हैं? 15 यानी अनुच्छेद 15 के तहत जो मूल अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 15 के तहत कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म, उसके मूल, उसकी जाति, उसके लिंग या उसके वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 15 में कहा गया, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त है। 16 में क्या है? लोक नियोजन में यानी सरकारी नौकरियों में समान अवसर सबको दिया जाएगा, अवसर की समता की बात की गई है, ये भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत लोगों को बोलने की आज़ादी दी गई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, तो यह भी केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। और 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यकों को जो दिया गया है, ये भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, दूसरी विशेषता है कि मूल अधिकार क्या हैं? असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य हैं। ठीक है, असीमित तो नहीं है लेकिन वाद, असीमित नहीं है का मतलब क्या हुआ कि आपातकाल के समय हमारे मूल अधिकारों को स्थगित कर सकती है संसद या राज्य। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर हमारे सभी मूल अधिकारों को जब देश में आपातकाल चल रहा हो तो स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सीमित है, इनको सीमित किया जा सकता है, लेकिन वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब कि अगर हमको लगता है कि हमारे मूल अधिकारों का कहीं हनन हो रहा है, कहीं नुकसान हो रहा है, तो हम अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए वाद यानी मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मूल अधिकार जो हैं वाद योग्य हैं। कुछ सरकार के विरुद्ध तो कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध हैं। ठीक है, मूल अधिकार जो हमें प्राप्त हैं वो केवल सरकार या राज्य के विरुद्ध ही प्राप्त नहीं है, बल्कि कुछ मूल अधिकार ऐसे भी हैं जो निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी हमारी रक्षा करते हैं। कोई निजी व्यक्ति, कोई प्राइवेट पर्सन अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है तो उससे हमारी सुरक्षा करने का प्रावधान भी मूल अधिकारों में ही दिया गया है। कुछ नकारात्मक तो कुछ सकारात्मक। देखिए, जहाँ जहाँ नहीं किया गया या प्रतिषेध किया गया है, जैसे कहा गया धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, और छुआछूत या अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करेगा। ठीक, बोलने से किसी को नहीं रोकेगा। तो जहाँ जहाँ नहीं शब्द लगा हुआ है या जहाँ जहाँ राज्य को मतलब कुछ ऐसा कार्य करने से रोका गया है जो नागरिकों के डिग्निटी के खिलाफ है, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के खिलाफ है, तो उन मूल अधिकारों को हम कहते हैं कि वो नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। और जहाँ जहाँ कि राज्य को ऐसा करना चाहिए, नागरिकों को ऐसा अधिकार है, मतलब जहाँ पॉजिटिव सेंस में बात की गई है, वो मूल अधिकार हमारे क्या हैं? वो सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। न्यायोचित का मतलब क्या हुआ कि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम सरकारों से, राज्य से न्याय की मांग कर सकते हैं। ठीक है, न्याय की मांग कर सकते हैं, न्याय की मांग के लिए वाद दायर कर सकते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कि मूल अधिकार जो हैं न्यायोचित हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गारंटी व सुरक्षा, यानी कि हमारे मूल अधिकारों का अगर हनन हो रहा, हमारे किसी अन्य अधिकार का हनन हो रहा है अगर, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, बल्कि उससे निचली अदालत यानी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमें पहले जाना होगा। हमारे
किसी अन्य अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो। लेकिन अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम बिना किसी निचली अदालत में गए हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यानी हमारे मूल अधिकारों का सबसे बड़ा प्रहरी, हमारे मूल अधिकारों का सबसे बड़ा अभिभावक, हमारे मूल अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। मूल अधिकार अस्थाई नहीं है। अस्थाई नहीं का मतलब हमने बताया ही कि जब देश में आपातकाल चल रहा हो तो इनको स्थगित किया जा सकता है। पहली चीज़, मूल अधिकारों में संशोधन भी किया जा सकता है। कई बार संशोधन हुआ ही है, जैसे 44वां संवैधानिक संशोधन है। तो मूल अधिकारों में संशोधन भी किया जा सकता है, यानी मूल अधिकार घटाए या बढ़ाए भी जा सकते हैं, ये असीमित नहीं है। लेकिन मूल अधिकारों में जब संशोधन किया जाएगा, मूल अधिकारों को जब घटाया या बढ़ाया जाएगा, तो ध्यान देना होगा कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से, मूल ढांचे से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। यानी हमारे संविधान का जो मौलिक ढांचा है उसमें परिवर्तन किए बिना मूल अधिकारों में संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक। आपातकाल के दौरान इनको निलंबित किया जा सकता है। 3 प्रकार के आपातकाल हमारे देश में हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, संवैधानिक आपातकाल या फिर वित्तीय आपातकाल। तो जब तीनों आपातकाल में से कोई भी आपातकाल चल रहा हो तो मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। किसको छोड़कर? 20 और 21 को छोड़कर। कार्यान्वयन की इनकी सीमाएं हैं। ठीक है। मूल अधिकारों के कार्यान्वयन की एक लिमिट है, एक टाइम है, उसके तहत ही इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है। सशस्त्र बलों, सैन्य बलों आदि पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है अनुच्छेद 33 के तहत। ठीक है। जहाँ पे सशस्त्र बल तैनात हों, जहाँ पे अपसपा यानी सैन्य कानून लागू हो, वहाँ पे मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है अनुच्छेद 33 के तहत। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान देने योग्य है। ठीक है। अनुच्छेद 33 में ये कहा गया है कि सशस्त्र बलों या सैन्य बलों आदि पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत कम पूछा गया है, तो इससे पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कभी भी ये पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये प्रावधान अनुच्छेद 33 में दिया गया है। कुछ क्षेत्रों में इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है। मैंने बताया ही कि जहां अपसपा लागू हो, जहां सैन्य कानून लागू हो या जहां इनर लाइन परमिट लागू हो, जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में, तो वहां मूल अधिकारों का क्रियान्वयन प्रतिबंधित किया जा सकता है। ज़्यादातर स्वयं परिवर्तित तो कुछ कानून की मदद से प्रभावी। ठीक है। अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि कौन कौन से मूल अधिकार कानून की मदद से प्रभावी होंगे। यानी हमारे जो मूल अधिकार हैं उनमें से अधिकांश क्या है? स्वयं प्रवर्तित हैं। स्वयं प्रवर्तित का मतलब स्वयं लागू हो जाते हैं, राज्य को उन्हें लागू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जिनको अनुच्छेद 35 के तहत राज्य को प्रभावी बनाना पड़ता है या राज्य को लागू करना पड़ता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब राज्य की परिभाषा, क्योंकि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के तहत बार बार राज्य शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है। इसीलिए राज्य शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित कहाँ किया गया है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 के तहत। कहाँ? भाग 3 में अनुच्छेद 12 के तहत राज्य शब्द को स्पष्ट तौर पे परिभाषित किया गया है। देखिए, मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग है। इसी तरह भाग 3 में अनुच्छेद 12 में इसे परिभाषित किया गया है। राज्य में क्या क्या शामिल है इसको ध्यान से देखिएगा। कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार, यानी कि हमारी केंद्र सरकार, हमारी संसद जो है, और हमारी केंद्र सरकार जो है केंद्र में। ठीक है। ये दोनों राज्य के अंतर्गत आएंगे। हमारी राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार, और हमारा जो विधानमंडल है, विधानमंडल, यानी कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और उसका विधानमंडल कह लीजिए उदाहरण के लिए। ठीक है।
और सभी स्थानीय निकाय अर्थात पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, जिला बोर्ड हो गया, सुधार न्यास, ये सभी राज्य के तहत आएंगे। अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जो हैं वो भी राज्य के तहत आएंगे, जैसे LIC है, ONGC है, सेल है, ठीक है। तो इस तरीके की कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर यूनिट है, PSU है, जो लोगों को नियुक्तियां प्रदान करती है, काम प्रदान करती है, ठीक है, तो वो सभी राज्य के तहत आएंगे या राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। कोई विद्यालय है, कोई कॉलेज है, कोई कंपनी है, कोई मॉल है, ये सभी किसके तहत आएंगे? राज्य के तहत आएंगे, ठीक। कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है, वही जो हमने आपको बताया, ठीक है। कोई भी ऐसी यूनिट जो राज्य की संस्था के रूप में पंजीकृत है या कार्य कर रही है, वो सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था। इस लेक्चर में हमने जाना कि राज्य क्या है, मूल अधिकार क्या हैं, उनका उल्लेख कहाँ किया गया है, भाग 3 में 12 से 35 तक, ठीक। इनको हमने कहाँ के संविधान से लिया है, इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, मैग्ना कार्टा है क्या, इनको न्यायोचित क्यों कहा जाता है, ठीक। और मूल अधिकार की परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे और कब मूल अधिकारों में संशोधन किया गया है, ठीक है। और मूल अधिकारों की सामान्य विशेषताएं क्या हैं, और क्योंकि इस चैप्टर में बार बार राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है, तो राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य के अंतर्गत कौन कौन से यूनिट या कौन कौन सी बॉडीज आती हैं, उन सबको हमने इस वीडियो में जाना। अब अगला वीडियो बहुत जल्द हम इसका लेकर आएंगे, उसमें विस्तार से सभी 6 प्रकार के मूल अधिकारों की चर्चा की जाएगी। तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको अगर पसंद आए तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आपको अच्छा लगा, ताकि हमको अगला वीडियो और जल्दी लाने में मदद मिले और आपकी तैयारी करवाने में और बेहतर तरीके से हम कंटेंट क्रिएट कर सकें, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।